बीबीसी दुनिया में आज देखिए, ईरान में हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन। ईरान में हिजाब न पहनने वाली महिलाओं के खिलाफ सख्ती वाले कानून लागू करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई। कार्यक्रम में देखेंगे, क्या हिजाब पर बदल रहा है ईरान का रुख या कुछ और है वजह। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं प्रेरणा। ईरान के अलावा कार्यक्रम में और क्या होगा खास, डालते हैं नजर। म्यांमार में शुक्रवार को आए भूकंप के बाद लगातार बढ़ रही है मरने वालों की संख्या। दिखाएंगे उस जगह से ग्राउंड रिपोर्ट जहां स्कूल के इमारत ढहने से मची है तबाही। अमेरिका में 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता कोई शख्स, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के बारे में हो गंभीर। समझेंगे क्या वाकई ऐसा कर सकते हैं ट्रंप। 9 महीने बाद स्पेस से लौटी सुनीता विलियम्स ने बताया वहां से कैसा दिखता है भारत। दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने धरती पर लौटने के बाद पहली बार साझा किए अपने अनुभव। ईरान, मिडिल ईस्ट का ये देश एक आंतरिक चुनौती का सामना कर रहा है। चुनौती हिजाब पर बटी राय को लेकर। दरअसल ईरान में 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद सख्त धार्मिक कानून लागू कर दिए गए थे। तब महिलाओं के लिए हिजाब पहनना जरूरी कर दिया गया था। ये रोक अब तक बरकरार है। हिजाब एक तरह का वो पर्दा है जिसे महिलाएं सिर ढकने के लिए पहनती हैं, मगर इससे जुड़े नियम के खिलाफ ईरान में रह रहकर प्रदर्शन होते रहे हैं। जैसे सितंबर 2022 के प्रदर्शन। ये प्रदर्शन बहुत व्यापक थे। इन प्रदर्शनों की पोस्टर गर्ल थी महसा अमीनी। इन्हें हिजाब से जुड़े कानून के तहत हिरासत में लिया गया था और फिर संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद ईरान में हिजाब से जुड़े कानून के विरोध में बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुए। मानवाधिकार संगठनों ने ईरान पर इन प्रदर्शनों को बेरहमी से कुचलने का आरोप लगाया। इन प्रदर्शनों को तो अधिकारियों ने दबा दिया, लेकिन अब ईरान में एक नए प्रदर्शनों का दौर शुरू होता दिख रहा है। इस बार ये प्रदर्शन हिजाब के खिलाफ नहीं, बल्कि उसे ना पहनने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर हो रहे हैं। पर इसके बावजूद अधिकारी इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? क्या है इसके पीछे की वजह? देखिए बीबीसी संवाददाता परहम गोबादी की रिपोर्ट। ईरान में ये लोग सरकार की नीतियों का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि समर्थन में सड़कों पर उतरे हैं। पिछले 40 दिनों से ये लोग ईरानी संसद के बाहर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि ईरान के अधिकारी हिजाब से जुड़े कानून को जल्द से जल्द लागू करें। इस दौरान एक पल ऐसा भी आया जब सुरक्षा बलों के साथ उनकी झड़प भी हुई। कुछ ने कहा कि उन्हें पीटा गया, लेकिन पुलिस कहती है कि इन्होंने खुद ही अपने आप को चोट पहुंचाई है। ऐसा लगता है कि हिजाब वाले कानून को लागू न करने की वजह है ईरान का इस पूरे क्षेत्र में कम होता असर। ईरान के एक कट्टरपंथी सांसद ने इसकी वजह भी बताई। सीरिया में बशर अल असद की सत्ता के खत्म होने से पहले हम हिजाब से जुड़ा ये कानून ले आए थे, ताकि ईरान को दूसरा सीरिया बनने से रोका जा सके। ईरान की सुप्रीम नेशनल काउंसिल ने ऐसी किसी भी चीज को रोकने का आदेश दिया है जो समाज को बांट सकती है। करीब 2.5 साल पहले हिजाब से जुड़े सख्त कानूनों के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हुए। मानवाधिकार समूह कहते हैं कि उस दौरान सुरक्षा बलों के हाथों 500 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। महिलाओं के लिए ईरान में हिजाब पहनना जरूरी है, मगर कई महिलाएं ऐसा नहीं करती। मगर हिजाब से जुड़ी पाबंदियां अभी भी लागू होने की वजह से युवाओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। ईरान की करेंसी में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर है, दूसरी तरफ अपनी आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां। इसलिए ईरान को डर है कि सख्ती बढ़ाई तो फिर से हिजाब विरोधी प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं, जिनके लिए वो अमेरिका और इसराइल को जिम्मेदार बताता है। अगर वो पहले की तरह ईरान में विद्रोह को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे लोग इसका जवाब देंगे। उन्होंने प्रदर्शनों को खत्म करने का संकल्प लिया, वो भी ऐसे वक्त में जब ईरान पर जंग का खतरा मंडरा रहा है। बीबीसी संवाददाता परहम गोबादी की रिपोर्ट। अब बात म्यांमार की, जहां भूकंप को 4 दिन गुजर चुके हैं और अब बचाव में जुटे लोगों की उम्मीदें दम तोड़ने लगी हैं। भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों के लिए आज म्यांमार में 1 मिनट का मौन रखा गया। देश में 1 हफ्ते का राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है। सैन्य सरकार का कहना है कि मरने वालों का आंकड़ा 2700 को पार कर चुका है। हालांकि यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा है कि क्षेत्र और भूकंप की तीव्रता के आधार पर यह आंकड़ा 10,000 से ज़्यादा पहुंच सकता है। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए एक रिकवरी टीम भेजी है, लेकिन इसे लेकर ट्रंप प्रशासन की आलोचना हो रही है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी राहत एजेंसी यूएसएड
खत्म करने के कारण मदद करने में वक्त लग रहा है। वहीं थाईलैंड में अब तक 18 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। हालांकि अंदेशा है कि यह आंकड़ा बढ़ सकता है। एक ढह चुकी इमारत से 13 लाशें निकाली गई हैं। अभी भी 70 से ज़्यादा लोग लापता हैं। जिंदा बचे लोगों के मिलने की उम्मीद लगातार कम होती जा रही है, लेकिन थाई अधिकारियों ने कहा है कि वो बचाव कार्य जारी रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को यूं तो म्यांमार से रिपोर्ट करने की इजाज़त नहीं मिलती, लेकिन बीबीसी बर्मीज सेवा की एक टीम है जो देश के अंदर से रिपोर्ट कर रही है। लंदन में मौजूद सो विन थान ने म्यांमार की राजधानी नैपिडॉ में मौजूद बीबीसी बर्मीज सेवा के टेनाइंग ज़ो, थोजार लिन और फ्यो हिन क्यो की मदद से एक रिपोर्ट बनाई। इस रिपोर्ट के लिए इन 3 पत्रकारों ने नैपिडॉ से मांडले का सफर तय किया। मांडले की ओर जाने वाली सड़क पर बसा ये चाउसे शहर भूकंप के केंद्र से महज 30 मील दूर है। इस नर्सरी में 70 बच्चे पढ़ते थे, जिनमें से कुछ अब इस दुनिया में नहीं रहे। इमारत के दूसरे माले पर मौजूद कई बच्चे तो बचने में कामयाब हुए, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर 12 बच्चों और उनके एक टीचर की मौत हो गई। टासन 5 साल की थी। उनके दादा च्वेन येन उस जगह पहुंचे जहां उनकी मौत हुई। बौद्ध धर्म में अचानक जान गंवा देने वाले लोगों की आत्मा को अपने साथ घर ले जाने की परंपरा रही है। उन्होंने हमसे कहा कि घटना वाली सुबह उन्हें कुछ अजीब महसूस हो रहा था। वो अपनी बेटी से कहना चाहते थे कि टासन को स्कूल न भेजें, लेकिन वो ऐसा नहीं कह सके। लंच के वक्त जब भूकंप आया तो उनकी मां भागते हुए स्कूल पहुंची। च्वेन येन का कहना है कि दोनों मिलकर 3 घंटे तक बच्ची की तलाश कर रहे थे और फिर उन्हें उसका शव मिला। उन्हें लगा कि वो मर चुकी होंगी, लेकिन इसके बावजूद वो उन्हें ढूंढना चाहते थे ताकि कम से कम उनका शव मिल जाए। खिन सन पास के एक स्कूल में टीचर हैं। भूकंप में वो भी घायल हुई। जब भूकंप आया मैं सो रही थी। मेरा बड़ा बेटा मुझे उठाने आया और उसने मुझसे कहा कि माँ भूकंप। बाहर निकलते वक्त मैंने जोर जोर की आवाज़ें सुनी। क्योंकि मैं नींद में थी तो मुझे ठीक से समझ नहीं आया कि भूकंप आया है, लेकिन जैसे ही मैं बाहर आई और पीछे मुड़कर देखा, ये इमारत ढेर हो चुकी थी। चाउसे भूकंप से प्रभावित हुए कई शहरों में से एक है, लेकिन यहाँ त्रासदी बड़ी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ जान गंवाने वालों में बड़ी संख्या छोटे बच्चों की थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस भूकंप ने म्यांमार के पड़ोसी देश थाईलैंड में भी तबाही मचाई है। बीबीसी संवाददाता अरुणोदय मुखर्जी पहुंचे थाईलैंड के एक सीमाई इलाके में, जिसके ठीक दूसरी तरफ म्यांमार है। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद वहां के कई लोग यहां आकर बस गए। इस आपदा के बीच वो क्या महसूस कर रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त थाईलैंड के माइसॉट शहर में हूं और सिर्फ यही एक लकीर है, यही बैरिकेड है जो कि म्यांमार और थाईलैंड को अलग करती है। आप देख सकते हैं तमाम बर्मीज नेशनल यहाँ पे रोज़ आते हैं, दुकानें लगाते हैं, छोटी मोटी चीज़ें कम दामों पर बेचते हैं। ये पूरे आसपास का जो इलाका है यहाँ पे कई बर्मीज आबादी है, यहाँ पे लोग बसे हुए हैं। ख़ास करके 2021 के मिलिट्री कू के बाद कई लोग वहाँ से यहाँ भाग कर आए थे और हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके कुछ परिवार जो है वो अभी भी म्यांमार में हैं, तो उनके हालात कैसे हैं। एक महिला से हमारी बात हुई और वो अपनी पहचान को छुपाना चाहती थी क्योंकि उसने मिलिट्री हुंटा रजीम के खिलाफ विरोध किया था, तो वो वहाँ से यहाँ भाग के आई है। भूकंप को 4 दिन बीत चुके हैं और मैं आज जाकर अपनी माँ से बात कर पाई हूँ। उनकी आवाज़ सुनकर मुझे सुकून मिला, पर मुझे फिक्र होती है वहाँ खाने की कमी है और वो डोनेशंस के सहारे हैं। इन परिस्थितियों में म्यांमार के अंदर जाना बड़ा मुश्किल है, तो हम सिर्फ यहाँ तक ही आ पाए हैं और वहाँ की जितनी भी जानकारी है हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी भी जानकारी मिल पा रही है इन हालातों में। इंटरनेशनल एड एजेंसी जो म्यांमार के अंदर काम कर रहे हैं, उन्होंने बताया है कि वहाँ पे बहुत बड़ा मानवीय संकट और पैदा हो सकता है अगर जल्द से जल्द इंटरनेशनल एड वहाँ ना पहुँचे, और बीमारियों की फैलने की भी संभावना वहाँ पर है। अरुणोदय मुखर्जी, माइसॉट, थाईलैंड, BBC न्यूज़। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में 3रा कार्यकाल चाहते हैं और वो मजाक नहीं कर रहे। अमेरिकी संविधान में कहा गया है कि कोई भी शख्स इस पद के लिए 2 बार से ज़्यादा नहीं चुना जा सकता, लेकिन ट्रंप के कुछ समर्थकों का कहना है कि कुछ उपाय करके ऐसा किया जा सकता है। लेकिन अमेरिका का कानून क्या कहता है, बता रहे हैं BBC के एनालिसिस एडिटर रॉस एटकिंस। अमेरिका में कोई भी सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन क्या राष्ट्रपति ट्रंप 3री बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं?
NBC से बात करते हुए उन्होंने बताया कि ऐसा करने के कई तरीके हैं। बाद में अपने प्लेन एयरफोर्स 1 में जाते वक्त उन्होंने ये कहा, अभी तो 4 साल हैं हमारे पास, काफी लंबा वक्त। फिर भी कई लोग कह रहे हैं कि आपको दोबारा राष्ट्रपति बनना होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 4 बार राष्ट्रपति पद पर रहे। उनके आखिरी 2 कार्यकाल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान थे। इसके बाद अमेरिका में 22वां संविधान संशोधन किया गया और अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल सिर्फ 2 बार के लिए सीमित कर दिया गया। लेकिन ट्रंप के कुछ समर्थक मानते हैं कि वो तीसरी बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि क्या उपराष्ट्रपति JD वेंस साल 2028 में राष्ट्रपति और डोनाल्ड ट्रंप उनके रनिंग मेट यानी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में उतर सकते हैं। और फिर हो सकता है कि जब वेंस राष्ट्रपति चुनाव जीत जाएं तो ट्रंप के लिए अपना पद छोड़ दें। अभी इस बात का अंदाजा नहीं है इस तरह के मामले में कितनी कानूनी चुनौतियां होंगी। अमेरिका के संविधान के मुताबिक अगर कोई शख्स राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकता, वो उपराष्ट्रपति पद के लिए भी नहीं खड़ा हो सकता। एक और रास्ता है कि संविधान बदल दिया जाए, लेकिन इसके लिए कांग्रेस के 1/3 सदस्यों और 38 अमेरिकी राज्यों के साथ आने की जरूरत होगी। ये दोनों ही चीजें आसान नहीं हैं। एक जानकार कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति पद के लिए बनी इस व्यवस्था को किसी ट्रिक से बदला जा सकता है। भले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये नहीं बताया कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन उन्होंने लोगों को ये सोचने का मौका जरूर दे दिया है कि ट्रंप क्या करेंगे क्या नहीं। अब बात मिडिल ईस्ट की। गजा में इजराइल के हमले जारी हैं। एक इजरायली हमले में रेड क्रॉस के 15 स्वास्थ्यकर्मी और सिविल डिफेंस के लोग मारे गए। संयुक्त राष्ट्र के एक सदस्य की भी मौत हो गई। ये तमाम लोग गजा में मदद पहुंचाने का काम कर रहे थे। रेड क्रॉस ने इस पर नाराजगी जताई है। वहीं इजराइल ने कहा है कि वो चरमपंथियों पर हमले कर रहा था। इजराइल के हमले की चपेट में 5 एम्बुलेंस, 1 फायर ट्रक और UN की गाड़ी भी आई। रफा के इलाके में 23 मार्च को इन सब पर एक-एक कर हमले किए गए। ये जानकारी संयुक्त राष्ट्र ने दी। रविवार को यहाँ पर एक सामूहिक कब्र में इन 15 लोगों के शव मिले। इस बारे में जब अमेरिकी सरकार के प्रवक्ता से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गजा में जो कुछ हो रहा है वो हमास की वजह से हो रहा है। इसराइल ने भी अपने सैनिकों की कार्रवाई का बचाव किया है। इस पर और जानकारी दे रही हैं BBC संवाददाता योलान मेल। 23 मार्च को इसराइल ने जिन 15 लोगों को मारा है उस पर विवाद बढ़ता जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये एक युद्ध अपराध और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अनदेखी है। इस्राएली सेना ने कहा है कि ये लोग आतंकी थे जो स्वास्थ्य सेवाओं की आड़ में अपना काम कर रहे थे। इस्राएली सेना का ये भी कहना है कि मारे गए लोगों में से एक वो शख्स भी था जो 7 अक्टूबर को इस्राएल के अंदर आकर किए गए हमलों में शामिल था। साथ ही ये भी कहा कि इसके अलावा हमास और इस्लामी जिहाद से जुड़े 8 और लोग थे जो मारे गए। संयुक्त राष्ट्र अब इस मामले की जांच कर रहा है। और अब बात अंतरिक्ष से वापस लौटी नासा की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की। उन्होंने स्पेस से लौटने के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ऊपर से भारत दिखता कैसा है। सुनिए सुनीता विलियम्स ने क्या कहा। India is amazing. Every time we went over the Himalayas, and I'll tell you, Butch got some incredible pictures of the Himalayas. Just amazing. And you can see, like I've described it before, just like this ripple that happened, obviously when the plates collided, and then as it flows down into India, it's many, many colors. और सुनीता विलियम्स के साथ ही बुच विल्मोर भी अंतरिक्ष में इस 8 दिन के मिशन पर गए थे। परिस्थिति ऐसी बनी कि दोनों वहां 9 महीने फंसे रह गए। इन एस्ट्रोनॉट्स ने पहली बार अपने इस अंतरिक्ष यात्रा के अनुभवों और चुनौतियों के बारे में कई बातें साझा की। देखिए BBC संवाददाता एमा वार्डी की रिपोर्ट। ये हैं असली स्पेस ड्रामा के स्टार्स। धरती पर लाखों लोग बुच और सुनीता के इस कमाल के सफर पर नजर बनाए हुए थे। ऐसे एस्ट्रोनॉट्स जो अंतरिक्ष में फंसे थे। इनका कहना है कि इतने वक्त तक धरती से दूर रहना ना सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके परिवार की हिम्मत का भी इम्तिहान था। मैं अपने पति से और अपने डॉग से गले लगना चाहती थी। हमारा परिवार जानता है कि अंतरिक्ष में क्या क्या हो सकता है, मगर हमने कभी नहीं सोचा था हम वहाँ 9 महीने तक रहेंगे। बोइंग स्टारलाइनर में तकनीकी खराबी आने के बाद उन्हें लंबे वक्त तक अंतरिक्ष में रुकना पड़ा। घर लौटने के लिए स्पेसएक्स कैप्सूल का इंतजार करने के दौरान बुच और सुनीता इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के क्रू का हिस्सा बन गए। राष्ट्रपति ट्रंप और स्पेसएक्स के CEO एलन मस्क ने कहा कि उन्हें और जल्दी लाया जा सकता था, पर इन एस्ट्रोनॉट्स का कहना है कि जो कुछ हुआ इसके लिए वो किसी एक संस्था को जिम्मेदार नहीं मानते।
There were questions that I, as the commander of the spacecraft, that I should have asked. स्पेसक्राफ्ट के कमांडर के तौर पर मुझे कुछ सवाल पूछने चाहिए थे जो मैंने नहीं पूछे। उस वक्त मुझे नहीं लगा था कि ये जरूरी है। रही बात बोइंग और नासा की जिम्मेदारी की, हाँ बिल्कुल, जो भी इसमें शामिल था वो जिम्मेदार है। हम सब जिम्मेदार हैं। उनका कहना है कि ये अनुभव बताता है कि अंतरिक्ष यात्राएं कितनी मुश्किल होती हैं। ये सबक भी है कि जब चीजें आपके प्लान के मुताबिक ना हो तो क्या करना है। When something doesn't go your way, जब कुछ आपकी योजना के हिसाब से ना हो, तब आपको बस अपने आसपास देखना है कि और कौन सी कमाल की चीजें आपका इंतजार कर रही हैं। 2 हफ्ते पहले जब वो फ्लोरिडा के तट पर उतरे थे, डॉल्फिन्स का ग्रुप उनके कैप्सूल के पास पहुंच गया था, जिससे उनकी वापसी और भी यादगार बन गई थी। बीबीसी संवाददाता एमा वार्डी की रिपोर्ट। Big smile, big waves. अब दुनिया के कुछ और खबरें बीबीसी ग्लोबल राउंडअप में। यूरोपियन यूनियन कमीशन की चीफ ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति उनके प्रोडक्ट्स पर और आयात शुल्क लगाएंगे तो उनकी ओर से भी जवाबी कदम उठाए जाएंगे। ट्रंप बुधवार से बड़े पैमाने पर नए टैरिफ लगाने का ऐलान करने वाले हैं, जिससे ट्रेड वॉर के और गंभीर होने का खतरा बना हुआ है। रूसी सरकार के सबसे बड़े वकील ने रूसी सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि तालिबान के रूस में काम करने पर लगी रोक हटा दी जाए। दरअसल तालिबान को रूस ने 2003 में आतंकी संगठन घोषित किया था, मगर अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान की वापसी के बाद रूस ने उसके साथ रिश्ते बहाल कर लिए हैं। अब रूस चाहता है कि इसे आतंकी संगठनों की लिस्ट से बाहर निकाला जाए। चीन ने ताइवान के पास एक बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है। इसका मकसद ताइवान की हर तरह से घेराबंदी करना है। चीन ताइवान को अपना क्षेत्र बताता है, जबकि ताइवान खुद को एक अलग देश मानता है। कार्यक्रम पर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल @BBC प्रेरणा। आज के लिए इतना ही। बीबीसी दुनिया के साथ हम कल फिर इसी वक्त हाजिर होंगे।